हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th के मॉडल टेस्ट पेपर में सेक्शन सी स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए और बी हम कर चुके हैं, ठीक है। अगर आपको सेक्शन सी करना है तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो डालेंगे तो इसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। सेक्शन ए और बी करना है तो इसकी एक प्लेलिस्ट बना दी है मॉडल टेस्ट पेपर क्लास 10th के नाम से, आप उसमें से कर सकते हैं। सेक्शन सी में क्या है कि 4 क्वेश्चन है 4-4 नंबर के, 20, 21, 22, 23, चारों ही क्वेश्चन में चॉइस है। तो हम दोनों क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर, आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है इनकी। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 20। सिद्ध कीजिए कि बिंदु 4 बिंदु दे रखे हैं, एक वर्ग के शीर्ष है, ठीक है। एक वर्ग के शीर्ष प्रूव करना है, तो मैं एक ऐसे ही हम चतुर्भुज बना लेते हैं, इसको वर्ग प्रूव करेंगे। चारों बिंदु रखते हैं, सीरियल वाइज रखना है, ए बी दूसरे बिंदु को, तीसरा बिंदु यहां रख देते हैं सी, 1,2, और चौथा बिंदु है डी, -1,0, ठीक है। हम दूरी वाले फॉर्मूले से हम इनकी लंबाइयां निकाल लेंगे, चारों भुजाएं निकाल लेंगे। अगर चारों भुजाएं बराबर है फिर दोनों विकर्ण निकाल लेंगे, दोनों विकर्ण भी बराबर है तो एक वर्ग के शीर्ष है। हमने सिद्ध करना है तो मतलब ये बराबर आएंगे, ठीक है। तो देखो क्या है सॉल्यूशन के अंदर, सबसे पहले मैं लिख रहा हूं बिंदु ए 1,-1 व बी 3,0 के मध्य दूरी। तो दूरी वाले फॉर्मूला से करते हैं, ए बी बराबर, फॉर्मूला मैं एक बार लिख देता हूं, x2 - x1 होल स्क्वायर, y2 - y1 होल स्क्वायर। ये पहले वाला x1 होता है, फिर y1, फिर x2 y2, तो आ जाएगा 3 - 1 का वर्ग, 0 -2 है तो इसको +2 कर देंगे क्योंकि -1 पहले से है। 3 - 1 2, 2 का वर्ग होता है 4 और 2 का वर्ग होता है 4, √8। √8 आप सबको पता है 2 √2। इकाई लिखनी है तो इकाई ही लिखना अकेला, क्योंकि दूरी मीटर या सेंटीमीटर में नापी जाती है। इसके बाद है बिंदुओं बी हमारे पास है 3,0 व सी है 1,2 के मध्य दूरी। BC निकालते हैं, x2 - x1 1 - 3 का वर्ग, 2 - 0 का वर्ग, 1 - 3 आपको पता है -2 होता है, -2 का वर्ग, 2 का वर्ग, याद आएगा 4 + 4 √8, √8 को लिखते हैं 2 √2। इसके बाद AB आ गया, BC आ गया, अब CD निकालेंगे। C हमारे पास है 1,2 व D -1,0, तो CD आ जाएगा -1 - 1 का वर्ग, 0 - 2 का वर्ग, -2 का वर्ग, -2 का वर्ग, माइनस का वर्ग प्लस होता है, पिछले बार भी लिखा है, 4 + 4 √8, तो यह आ जाएगा 2 √2। अब रह गया DA, तो मैं D बिंदु लिख देता हूं, D है -1,0 व A है 1, -2, तो DA दूरी जो आ जाएगी x2 - x1 1 + 1 का वर्ग, -2 - 0 का वर्ग, 2 का वर्ग, -2 का वर्ग, ये भी क्या आ गया 4 + 4 √8, ये भी आ जाएगा 2 √2। अगर आप √8 तक रखते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्क्स नहीं कटेंगे इसमें। चारों भुजाएं बराबर आ गई, तो समचतुर्भुज में भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन वर्ग में क्या होता है कि विकर्ण भी बराबर होते हैं, तब हम विकर्ण निकालेंगे। इसके बाद बिंदुओं A 1,-2 व C 1,2 के मध्य दूरी, तो AC हम निकालेंगे x2 - x1 1 - 1
का वर्ग, y2 माइनस y1 2 प्लस 2 का वर्ग, 1 माइनस 1 का वर्ग होता है 0, 2 प्लस 2 होता है 4, 4 का वर्ग 16, 16 का अंडर रूट आ जाएगा 4, तथा दूसरा विकर्ण भी निकालते हैं बी डी। बी हमारे पास है 3,0 व डी हमारे पास है -1,0, तो बी डी निकालेंगे, बी डी आ जाएगा x2 माइनस x1 -1 -3 का वर्ग 0 -0 का वर्ग, ठीक है। तो -3 -1 का वर्ग ये होता है -4 का वर्ग प्लस 0, 16, 16 का वर्गमूल 4। यहाँ देखो क्या आ गया, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, और दोनों विकर्ण भी बराबर है, ए सी बराबर बी डी, इसलिए बिंदु 1,2 -2 सॉरी 3,0 1,2 व -1,0 एक वर्ग के शीर्ष है। क्लियर है, इसको नोट कर लो। अब देखो अथवा में क्या सिद्ध कीजिए कि दो समान कोणिक त्रिभुज परस्पर समरूप होते हैं। ये एक प्रमेय है, इसको सिद्ध करना है। समान कोणिक समरूप में क्या होता है, अगर दोनों त्रिभुजों के तीनों कोण बराबर है और तीनों भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर है तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो मैं दो त्रिभुज ले लेता हूं यहां, एक त्रिभुज तो है ए बी सी, दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं डी ई एफ। ठीक है, अब देखो क्या है, प्रमेय में सबसे पहले क्या लिखते हैं, दिया गया है। देखो क्या दिया गया है, दो त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी ई एफ। ठीक है, जिसमें कोण ए जो है वो कोण डी के बराबर है, कोण बी जो है वो कोण ई के बराबर है, कोण सी है वो जो कोण एफ के बराबर है। इसके बाद होता है सिद्ध करना है। हमने सिद्ध करना है कि जो दोनों त्रिभुज है ना वो समरूप है। त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। ठीक है, सिद्ध करने के लिए ना हम एक रचना करेंगे। रचना में देखो क्या करेंगे, ये जो भुजा ए बी है ना इसके बराबर लंबाई की भुजा यहाँ ले लेंगे इस त्रिभुज के अंदर, उसको मैं मान लेता हूँ कि वो डी पी है, और ए सी के बराबर लंबाई की भुजा यहाँ मैं ले लेता हूँ, उसको मान लेता हूँ डी क्यू है, और पी और क्यू दोनों को हम मिला देते हैं। ठीक है, तो हम देखो क्या है, मैं लिखता हूँ त्रिभुज ए बी सी में भुजा ए बी व ए सी के बराबर डी पी व डी क्यू लेकर त्रिभुज डी ई एफ में डी ई व डी एफ पर काटते हैं व पी और क्यू को मिलाते हैं। ठीक है, मतलब क्या है, जो ए बी भुजा है ना तो इसके बराबर भुजा यहाँ ले लेंगे, उसको लिख दिया डी पी, और ए सी के बराबर लिख दिया डी क्यू, और पी क्यू को मिला दिया। अब हमारा काम क्या है कि हमारा काम है कि इसको समांतर सिद्ध करना है। समांतर सिद्ध करने के लिए ना हम क्या करेंगे, ये जो दोनों त्रिभुज है ना ए बी सी और डी पी क्यू,
इन दोनों त्रिभुज को हम सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। सर्वांगसम देखो कैसे हो गया, ए बी डी पी के बराबर है, ए सी डी क्यू के बराबर है, जो कोण ए है वो कोण डी के बराबर है। तो एस से एस सर्वांगसम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। ठीक है, अब उपपत्ति। इसमें देखो क्या है, मैं दोनों त्रिभुज को पहले सर्वांगसम सिद्ध करता हूं। तो त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी ई एफ में ए बी है ये बराबर है डीपी के, ये है रचना से। कोण ए जो बराबर है वो कोण डी के बराबर है, ये हमें दिया गया है समकोणिक त्रिभुज। तीसरा है AC, AC बराबर है डी क्यू के, ये भी रचना से। तो क्या हो गया, जो त्रिभुज ABC है ना वो सर्वांगसम हो गया त्रिभुज DEF के। इसको लिख देंगे SAS, भुजा कोण भुजा सर्वांगसम से। ठीक है, अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है ना तो ये वाला जो कोण है ना ये इसके बराबर हो जाएगा। तो मैं यहां लिख देता हूं, अतः इसलिए कोण जो B है ना वो कोण बराबर हो गया DPQ के। इसको लिखते हैं CPCT से। अगर दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं ना तो इनके जो पार्ट्स होते हैं वो भी सर्वांगसम होते हैं, मतलब बराबर होते हैं। तथा जो B है ना वो हमारे पास कोण E के बराबर है, ये वाला, ये हमें दिया गया है। ठीक है, ये कोण इसके बराबर सिद्ध कर दिया और ये कोण इसके बराबर दिया गया है, तो मतलब ये दोनों कोण बराबर हो गए। अतः जो कोण DPQ है ना वो कोण E के बराबर हो गया, क्योंकि ये बराबर है आपस में। अगर ये दोनों कोण बराबर है ना तो ये संगत कोण है। संगत कोण अगर बराबर होते हैं ना तो भुजाएं समांतर होती हैं, इसलिए जो PQ है वो समांतर है EF के, चूंकि संगत कोण बराबर है। ठीक है, मेन कमाल यही था कि हमने इन दोनों को समांतर सिद्ध करना है। अब किसी त्रिभुज में ना अगर ये ऐसी भुजाएं समांतर होती हैं तो इनका अनुपात बराबर होता है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। तो क्या होगा, त्रिभुज DEF में PQ समांतर है EF, ये हमने सिद्ध कर दिया। इसलिए DP अपॉन DE, देखो क्या होता है, DP अपॉन P, ये तो मेन प्रमेय है, लेकिन क्या होता है कि हम उसमें +1 +1 करके और रिजल्ट भी प्रूव करते हैं। तो रिजल्ट यहाँ प्रूव ना करके हम सीधा लिख सकते हैं DP अपॉन DE DQ अपॉन DF। थेल्स प्रमेय द्वारा या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय द्वारा। ठीक है, जो DP अपॉन DE DQ अपॉन DF। अब जो DP था ना, DP हमने बराबर लिया था AB के और DQ बराबर लिया था AC के। तो DP की जगह तो मैं लिख देता हूं AB अपॉन DE, DQ की जगह लिख देता हूं AC अपॉन DF। ये भी क्या है, चूंकि जो AB है ना वो DP के बराबर है और AC है वो DQ के बराबर है। अब देखो क्या है, हमने इन दोनों भुजाओं का और इनका अनुपात बराबर सिद्ध कर दिया। इसी प्रकार अगर हम P और Q यहां ले लेते, मतलब इसका पार्ट्स इसके बराबर ले लेते BC के, तो हमारे पास आ जाता AB अपॉन DE BC अपॉन EF। ठीक है, इसको समीकरण 1 लिख देते हैं, इसको समीकरण 2। समीकरण
1 व 2 से, यह आ जाएगा AB अपॉन DE, BC अपॉन EF, AC अपॉन DF। अब देखो क्या है, दो त्रिभुज है, उनके तीनों कोण बराबर दे रखे हैं, तीनों भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर सिद्ध कर दिया। तो ये क्या है, समरूप त्रिभुज की दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। क्योंकि त्रिभुज ABC व त्रिभुज DEF में दो त्रिभुजों की समरूपता के गुण विद्यमान है, इसलिए त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF इति सिद्धम। ठीक है, एक बार फिर से समझा दिया इसको प्रमेय को, आप इसको अच्छी तरह से कर लेना। वैसे चॉइस आएगी तो दूसरे वाला पार्ट ज़्यादा इजी है करने के लिए, इसको नोट कर लो।